नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो हम क्लाइमेटोलॉजी में देख रहे थे क्या, एटमॉस्फेयर के चैप्टर में हमने देखा था इंसुलेशन। और इंसुलेशन में जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं ना, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंसुलेशन में के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। तो उसी चैप्टर को, एटमॉस्फेयर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे किसके बारे में, हीट बजट के बारे में। उष्मा बजट ये क्या होता है, हीट बजट। तो हीट बजट का डेफिनेशन क्या है कि पृथ्वी पर आने और जाने वाली जो विकिरण की गणना होती है ना, कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, इसी को क्या बोला जाता है, हीट बजट, है ना। क्या बोला जाता है, हीट बजट। कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन मतलब कि सूर्य से जो भी किरणें आती हैं और पृथ्वी से जो भी किरणें जाती है, तो उनका जो गणना किया जाता है, उनकी जो काउंटिंग किया जा सकता है, या फिर उनका जो कैलकुलेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट बजट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीट बजट। तो जब हम जानते हैं कि जो सूर्य होता है उससे हमें लगातार रोशनी या फिर रोशनी के रूप में ऊर्जा मिलती रहती है। तो जो कंडीशन है डे का, इन डे क्या होता है कि सन रेज इंसिडेंट ऑन अर्थ, है ना। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो धरती पर आती हैं, धरती पर गिरती हैं, है ना। जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किसका, अर्थ का। एंड इनकमिंग रेडिएशन इन शॉर्ट वेव, जो भी रेडिएशन आता है ना, दिन के समय में सूर्य से जो भी रेडिएशन आता है वो क्या होता है, शॉर्ट वेव में होता है। मतलब कि उसकी जो तरंग होगी वो बहुत छोटी होगी, मतलब कि ऐसे 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 एकदम छोटी वेवलेंथ बनाते हुए आएगी। लेकिन जो इसका इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, हाई होगा, है ना। ये बहुत ही तेज गति से आएगा। इंटेंसिटी जो इसका होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और यही जब रात का कंडीशन होता है तब क्या होता है कि अर्थ इमेट एनर्जी, पृथ्वी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। मतलब कि अपने अंदर में जो ऊर्जा उससे दिन में मिलता है उसको रात को वो क्या करती है, रिलीज करती है, बाहर निकालती है। आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब कि पार्थिव विकिरण की सहायता से जो बाहर निकालने का काम करता है, उसी विकिरण को क्या बोला जाता है, पार्थिव विकिरण, है ना। ऊर्जा का निष्कासन करती है, बाहर निकालती है पृथ्वी से, उसी को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर आउटगोइंग रेडिएशन। तो टेम्परेचर, इससे क्या होता है कि जब ऊर्जा बाहर निकल रही, जाहिर सी की बात है कि जो टेम्परेचर होगा रात के समय में वो क्या होगा, लो हो जाएगा, है ना। क्योंकि सूर्य की किरण तो पहुंच नहीं पाती है, और इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, है ना। इसका जो वेवलेंथ है वो कैसा होगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। मतलब कि ऐसे 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 जो इसका वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। आउटगोइंग के टाइम क्लाउड्स या फिर ग्रीन हाउस गैस जो है, या फिर डस्ट पार्टिकल जो है, इनको प्रभावित करती है। किस तरह से कि जब वो पार्थिव विकिरण, है ना, ऊर्जा का निष्कासन करता है पृथ्वी से, या फिर उसे उसके टेम्परेचर को ठंडा करने में या फिर उसके तापमान को मेंटेन करने में जो सहायता निभाता है, कौन, पार्थिव विकिरण, है ना। उस पर अवरोध उत्पन्न करते हैं कौन कौन, आउटगोइंग क्लाउड्स एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, है ना, एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी पार्थिव विकिरण होता है तो एनर्जी जो रिलीज करती है धरती, पृथ्वी, उसको जाने से रोकते हैं कौन, क्लाउड्स, बादल, है ना। और ग्रीन गैस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैस, वो जाने से रोकते हैं, और जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, किसका,
पृथ्वी का, और इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसमें अपने भूमिका निभाते हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने से रोकते हैं। इसी के कारण जो है अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ना। जो अर्थ का भूस्मन है वो क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो हिट बजट में हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से इसका गणना किया जाता है। तो अगर हम देखें कि हिट बजट में अगर हम सनलाइट जो है उसको 100 यूनिट में अगर लेके चलते हैं, है ना, मान लेते हैं कि अगर सनलाइट से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना इंसोलेशन मिल रहा है, 100 यूनिट में मिल रहा है, 100 यूनिट में मिल रहा है। तो इसकी गणना करने के लिए इसको दो खंड में डिवाइड किया जाता है, एक 35 यूनिट और एक 65 यूनिट, है ना, 35 यूनिट्स एंड 65 यूनिट में। तो इसमें क्या होता है कि 35 यूनिट्स जो अगर 100 यूनिट्स सनलाइट आ रहा है पृथ्वी पर, अर्थ पर, तो क्या होता है कि 35 यूनिट्स जो है वो रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर बिफोर इंसिडेंट ऑन अर्थ, है ना। पृथ्वी पर गिरने से पहले ही, है ना, आने से पहले ही क्या होता है कि जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। दैट इज कॉल्ड अल्बेडो ऑफ अर्थ, है ना, अल्बिडो ऑफ अर्थ। इसी को क्या कहा जाता है, अल्बिडो ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है, अल्बिडो ऑफ अर्थ। और वहीं हम बात करें अगर 65 यूनिट की, 65 यूनिट की, अच्छा पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूँ कि जो 35 यूनिट्स सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो उसमें 27 यूनिट जो है वो क्लाउड रिफ्लेक्ट करती है, 6 यूनिट जो है वो डस्ट पार्टिकल यूनिट रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तन करते हैं, और 2 यूनिट जो है वो आइस कैप्स के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है, परावर्तन किया जाता है। मतलब कि ये सारे मिलकर जो 35 यूनिट की जो ऊर्जा है, जो सनलाइट है, उसको आने से रोकते हैं। कहाँ पर, पृथ्वी पर। कौन कौन, क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स एंड आइस कैप्स, जिसमें क्लाउड जो होता है 27 यूनिट्स को आने से रोकता है, 6 यूनिट जो है वो डस्ट पार्टिकल रोकते हैं, और 2 यूनिट जो है वो आइस कैप्स रोकते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्ट करते हैं। और वही बात अगर की जाए किसकी, 65 यूनिट की, 35 यूनिट तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जो 65 यूनिट है वो क्या होगा, मूव टुवार्ड्स अर्थ, है ना, पृथ्वी की ओर आएगा या फिर पृथ्वी पर आएगा। जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो किसके किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब उसका जो अवशोषण होगा किसके किसके द्वारा किया जाएगा, 47 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब बाय अर्थ, है ना, सीधा पृथ्वी जो है 47% जो है वो क्या करती है, या फिर 47 यूनिट जो है वो उसका अवशोषण करती है, कौन, पृथ्वी। और 18 यूनिट जो है, 18 यूनिट ऑब्जर्व बाय क्लाउड्स, है ना। और जो 18 यूनिट है वो कौन अवशोषण करता है, क्लाउड्स अवशोषण करता है। अवशोषण से पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है ना। क्या होता है, जब 65 यूनिट्स में से 47 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब करती है पृथ्वी, तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी ऊर्जा उत्सर्जित करती है ना। जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी ऊर्जा उत्सर्जित करती है। जैसे इस छोटे से फिगर के माध्यम से हम कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट जब आता है तो उसका क्या होता है कि कुछ भाग जो है बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है, और कुछ जो है क्लाउड्स अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ
अर्थ अवशोषित करती है, और जब अवशोषित करती है तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो क्या करता है, रात के समय अर्थ उसी टेम्परेचर को बाहर निकालता है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू, है ना, पार्थिव विकिरण के थ्रू। उस समय क्या होता है, टेम्परेचर फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अर्थ है, अर्थ में जब सनलाइट आएगा, है ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये रात के समय में पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को रिलीज करती है, बाहर करती है, तब क्या होता है, इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, घटने लग जाता है। तो आउटगोइंग रेडिएशन में क्या होता है कि 23 यूनिट्स जो है वो वेपराइज होकर के निकलते हैं, है ना। इनकमिंग जब हो रहा है तो आउटगोइंग भी होगा उसका। तो 23% यूनिट जो है वो क्या बन के जाता है, वेपोराइजेशन होकर के जाता है। और 20 यूनिट्स रेडिएशन मतलब कि विकिरण के रूप में जाता है, कितना, 20 यूनिट्स। और 4 यूनिट जो है वो कंडक्शन, संवहन के थ्रू, हवा के थ्रू वो बाहर जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकमिंग और आउटगोइंग, हमने देखा था कि कितना 65 यूनिट जो है वो कहाँ पर आता है, पृथ्वी पर, है ना। और 35 यूनिट कहाँ पर आता है, क्या होता है 35 यूनिट्स का, रिफ्लेक्ट होता है, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो ये था इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इसके कैलकुलेशन को ही हीट बजट कहते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आगे कल की क्लास में हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ये क्या होता है, ये कैसे एटमॉस्फेयर पर अपना रोल निभाता है, इसके बारे में हम कल विस्तृत जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड थैंक यू।